हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। और आज इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे की कॉन्सेप्ट्स क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में। वी आर यूजिंग ए बाइलिंगुअल फॉर्मेट सो दैट यू कैन ऑलवेज लर्न की वोकेबलरी और साथ में आप बात को समझ सको। सो आइडिया इज दैट जो भी हमने अब तक की सारी सीरीज जो हमने की, अगर मुझसे कोई पूछे तो उसको जानना वैसे भी एक कैंडिडेट और या एक अवेयर पर्सन के लिए जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स, फिलोसफर्स वो क्या कहना चाहते हैं और उसका आज के जो समाज है, आज का जो समय है, कंटेम्प्रेरी पीरियड है, उसमें बहुत रेलेवेंस है। बट स्टिल ये वर्ड्स जो हम यूज करने जा रहे हैं ये हमें ऑप्शनल में ऑब्वियसली मोर स्पेसिफिक और मोर ऑब्जेक्टिव तरीके से मिलते हैं, बट दे आर ऑल्सो समवेयर इन सम वे विजिबल इन जनरल स्टडीज ऑल्सो। जब ऐसे के अंदर आप दांते लेके आ सकते हो, ऐसे के अंदर आप काउंटे की बात कर सकते हो, या जिसके पास हिंदी लिटरेचर है वो प्रेमचंद की बात कर सकते हो, सिमिलरली हेयर ऑल्सो। So let's move on with the clarity and try to have focus. Like always, I will be on the mute and I will try to have a flow and understand, and we can discuss later on in the background and also in our training workshops कि हम कैसे चीजों को करें. So let's start with a positive mindset and understanding and clarity. Sachin or Mansi questions पूछ सकते हैं. Rest of the people also who are around, us and in all over India, they can also put up their questions in the chat box later on, or you can say get back through different means. Thank you very much. Let's start. Thank you, sir. So we have discussed important how to study IR from various perspectives such as Marxist, realist lens, feminist, idealism, structure functionist, as well as post-colonial perspective. So in one line, I will just mention realism is कि रियलिस्टिक और जो कंट्री का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज़ डिराइविंग दैट। लिबरल इंटरनेशनल और लिबरल मतलब आइडियलिस्ट मतलब होगा कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहता है कि ह्यूमैनिटी एज अ होल प्रोग्रेस होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन द कंट्रीज। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है कि जो स्टेट सेंट्रिक डिप्लोमेसी है, चाहे वो रियलिज्म है चाहे वो लिबरलिज्म है, दोनों स्टेट सेंट्रिक है। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बात करते हैं कि एनजीओ, सिविल सोसाइटी और बाकी जो सेकेंड लेयर ऑफ डिप्लोमेसी होता है उसको फोकस करना चाहिए। पोस्ट कॉलोनियल बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इट इज़ मेड बाय द यूएस लेड कोलिशन, नाटो हो गया, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गए, आईएमएफ हो गए, एक्सेट्रा। सो वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट इज बियॉन्ड वेस्टर्न कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स, एनडीबी, एआईबी, एक्सेट्रा। और फिर स्ट्रक्चर फंक्शनिस्ट बात करते हैं कि दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप होता है, इट कैन बी मैनेज्ड व्हेन जो डुएबल और नॉन डुएबल चीज़ को उसको अलग करके रखें। डुएबल चीज़ को आप बेसिक फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना को लेते हैं तो वहाँ पर ट्रेड एस्पेक्ट में हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बाउंड्री इशू पे हम लोग लॉन्ग टर्म में फोकस करेंगे। तो ये हो गया एक तरह से हाउ टू स्टडी आईआर वेरियस लेंस। तो किसके अंदर में की कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज नेशनल इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ पावर, पावर से रिलेशन होता है सिक्योरिटी। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और कैसा स्टैंड रहा है। फिर एनएल्स। तो नेशनल इंटरेस्ट, इट इज़ फ्रॉम द नेम इटसेल्फ कि नेशन का इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म क्या है, इवन कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए सो दैट द नेशन कैन प्रोग्रेस, सिक्योर इट्स बाउंड्री एंड एज वेल द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस ओन सिटीजन। हैंस मॉर्गन थ्रू बात करते हैं कि फिजिकल, कल्चर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होता है, जिसमें एक जो नेशनल इंटरेस्ट इट कैन बी डिटरमाइन इनटू वेरिएबल एंड नेसेसरी। नेसेसरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता नेशन। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लिए क्या हो सकता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया के लिए हो सकता है कि कैसे हम लोग जॉब दे सके, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इकोनॉमिक हो गया। पॉलिटिकली कश्मीर मुद्दा हो गया, बाउंड्री हो गया। कल्चर में कैसे सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सके, वो नेशन इंटरेस्ट हो गया। फिजिकल में बाउंड्री एज वेल एज जोग्राफिकल लोशन लोकेशन, इंडियन ओशन रीजन, पूरे जो जगह है वो इंडिया का बोलता है कि इंडियाज लेक, एक तरह से इंडियाज रीजनल डोमिनेशन इन दैट रीजन। सो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट। वेर एज वेरिएबल, इट डिपेंड्स ऑन कंट्रीज जियो पॉलिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश के साथ, तो वहाँ पर बीएनपी के साथ रिलेशनशिप डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, पहले अवामी लीग के साथ डिफरेंट था। तो बेसिक डिफरेंस, इट इज डिपेंडेंट ऑन पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। तो वेरिएबिलिटी के अंदर में
ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नेसेसरी इट इज़ मस्ट। फिर अलग अलग फॉर्मेट में नेशनल इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी, सेकेंडरी, परमानेंट। परमानेंट इंटरेस्ट क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो इंडिया का परमानेंट इंटरेस्ट है कि रशिया चाइना एक्सेस होना ही नहीं चाहिए, बहुत पहले से, इवन इन ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी में भी था। तभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो ब्रिटिश जो विलेस्ली थे वो बात कर रहे थे कि रशियन आने वाले हैं यहाँ पर, फ्रेंच आने वाले हैं इंडिया के अंदर में, रशियन इन्वेजन हो सकता है यहाँ पर। और वो चाहते थे कि जो चाइना है, फॉर एग्जांपल तिब्बत से नेपाल हो गया, फिर ट्रीटी ऑफ सगौली भी हुआ था, फिर अक्षय चीन हो गया वहाँ पर। और सिर्फ अगर रशिया चाइना अलायंस होता है तो इंडिया विल बिकम अ सेकेंड रेट पावर इन एशियन कंट्री। दैट इज वाई इंडिया हमेशा बात कर रहे हैं मल्टीपोलैरिटी, परमानेंट इंटरेस्ट हो गया। दूसरा है कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, परमानेंट इंटरेस्ट हो गया। प्राइमरी इंटरेस्ट इंडिया के लिए पीओके हो गया, नेबरहुड कंट्रीज हो गया। सेकेंडरी हो सकता है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक्स, ट्रेड हो गया, ट्रेड कंसेशन हो गया कंट्रीज के बीच में। वेरिएबल और जनरल, मतलब वेरिएबल हो सकता है विद रिगार्डिंग टू कल्चर एस्पेक्ट। फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेरा कंट्री का कुछ होना चाहिए, शांति निकेतन अभी ऐड हुआ, गरबा हुआ ऐड, एक्सेट्रा बाकी सब, तो वो वेरिएबल और जनरल हो सकता है। हाउ टू सिक्योर इट, तो कैसे कैसे नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर कर सकते हैं। तो पहला है कोर्सिव डिप्लोमेसी, वॉर, देन इज डिप्लोमेसी। कोर्सिव डिप्लोमेसी फॉर एग्जांपल इंडिया यूज ऑफ एफएटीएफ अगेंस्ट पाकिस्तान, कोर्सिव मेथड हो गया। फिर बोल सकते हैं कोर्स वॉर में होगा कि इंडिया इंटरवेंशन इनटू बांग्लादेश इन 1971 वॉर, वो हो गया कोर्स। फिर ट्रीटी अलायंसेस, फॉर एग्जांपल स्वीडन पार्टिसिपेटिंग इन नाटो, इसी साल उनका इंक्लूजन हुआ, तो वो भी एक नेशनल इंटरेस्ट होगा उनके हिसाब से। इकोनॉमिक मीन्स हो गया कि आप कैसे लेवरेज करते हो दूसरे कंट्री के ऊपर। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, तो उसके हिसाब से इंडिया मैनेजेस द एफडीआई पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी एक्सेट्रा। प्रोपागेंडा विद द यूज ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया। एग्जाम्पल जो हम लोग स्नोडन का बात किए थे कि एडवर्ड स्नोडन जो थे वो बात कर रहे थे कि डीप स्टेट जो है यूएस के, डीप टेक है जो बिग फोर है, हाउ सीआईए एंड अदर एनएसए इज यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टू इंक्रीज इट्स प्रोपागेंडा। तो वो एग्जाम्पल हो सकता है। हॉलीवुड एग्जाम्पल, इसमें बॉलीवुड भी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग मिशन हो गया। इंडिया बात करता है सेमीकंडक्टर हब में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रीच बढ़े, इंडिया बात करता है डब्ल्यूएचओ में, यूएनएसको में, प्लस आईएलओ में। फिर डब्ल्यूटीओ के अंदर में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर में बोलता है इंडिया की मोर इंक्लूसिव होना चाहिए, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम होना चाहिए, पीस क्लॉज होना चाहिए, प्लस एनजीओ, सिविल सोसाइटी। फॉर एग्जांपल जो यूएस है उनका कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस रहता है विद रिगार्ड टू यूएस एड, मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन हो गया, इवन एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया। फिर वहाँ कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस रहता है सिविल सोसाइटी एनजीओ का, उसके थ्रू भी आप नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। देन नेशनल सिक्योरिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं, कितने तरह के होते हैं। अब हम लोग आते हैं सिक्योरिटी, फिर नेशनल पावर। तो व्हाट इज सिक्योरिटी, तो रियलिस्ट सेंस में मॉर्गन थ्यू और कैनन फॉल्स वो बात करते हैं कि जो सिक्योरिटी इट इज बेस्ड ऑन द जो जोग्राफिकल थिंग, कल्चर हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, एज वेल एज परमानेंट सिक्योरिटी हो सकता है। कंट्री का स्पेसिफिक कुछ कोर वैल्यूज होगा, कोर इंटरेस्ट होगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कंट्री हिसाब से हो गया। लिबरल का सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है कि ह्यूमन सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड, फॉर एग्जांपल रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट सिक्योरिटी की बात होगा, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी की बात को, तो वो बात करेंगे पूरे एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से। मार्क्सिस्ट बात करेंगे विद रिगार्डिंग टू कि जो इनइक्वालिटी है और कैसे सोसाइटी के अंदर में रहे, तो वेल्थ और कैसे ओवरऑल कैसे देयर इज अ इंक्रीज ऑफ कैपिटलिज्म एज वेल एज हाईली इनइक्वल सोसाइटी। हम लोग अभी इनइक्वालिटी लैब का रिपोर्ट देखते हैं, 1% इज ओनिंग 40% ऑफ द वेल्थ। तो मास्टर पर्सपेक्टिव हो गया। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बात करते हैं रिगार्डिंग उनका जो सिक्योरिटी है विद रिगार्डिंग टू द कंट्री रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल अभी बोल सकते हैं कि फ्रांस इंक्लूडिंग गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू अबॉर्शन इज अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन द सिक्योरिटी। दूसरा कि सोशल कॉन्स्ट्रक्टिव बात करते हैं विद रिगार्डिंग टू कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रीज, अलग अलग एस्पेक्ट में होना चाहिए। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो गया, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर में होना चाहिए।
पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव बात करते हैं कि कैसे कंट्री अपना कैपेबिलिटी बढ़ाए टू सिक्योर इट्स ओन बॉर्डर। तो कहीं ना कहीं हर एक पोस्ट कॉलोनियल कंट्री के अंदर में एक सिक्योरिटी डिलेमा होता है, इनसिक्योरिटी डिलेमा होता है विद इन द कंट्री। एग्जाम्पल इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो गया, फिर रेड कॉरिडोर हो गया, इवन इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम द ईस्टर्न साइड वो दिखते हैं, नॉर्दर्न पीओके वाला इशू हो गया। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी डिलेमा। तो सिक्योरिटी से कनेक्टेड है नेशनल पावर। अब सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए और इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए आपके पास पावर होना चाहिए। पावर, इट कैन हैव सेवरल डायमेंशन, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। इकोनॉमिक हो गया, फॉर एग्जांपल इंडिया के पास सिविल सर्विस पावर है, तो सर्विस के हिसाब से इंडिया कैन चेंज और इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दैट इज बेनिफिशियल टू द कंट्री। वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अलग अलग ट्रेड बॉडीज और ट्रीटीज को भी। मिलिट्री पावर में इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द रीजनल एस्पेक्ट इन इंडियन ओशन रीजन, तो मिलिट्री पावर हो गया। साइकोलॉजिकल हो सकता है, एग्जाम्पल विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, कैसे आप दूसरे कंट्री के इलेक्शन के अंदर में या फिर कंट्री के जो मानसिकता है या साइकोलॉजी है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस में जब हम लोग बात करते हैं शेख हसीना के इलेक्शन हुआ था, उसके पहले ही से यूएस और जो यूके थे वो दे वर पॉइंटिंग आउट सेवरल मीडिया रिपोर्ट कि शेख हसीना जो थी इट इज सी इज नॉट फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, अथॉरिटेरियन टेंडेंसी हो। तो कहीं ना कहीं जो मीडिया है इट एक्ट्स एज अ साइकोलॉजिकल टूल टू इन्फ्लुएंस द लोकल एलिट एज वेल एज द सिविल सोसाइटी ऑफ दैट कंट्री। उसके बाद एक लेजिटिमेसी दिया गया कि ये जो अभी कू हुआ है या फिर बोल सकते हैं यूसर्पेशन ऑफ पावर हुआ है या फिर रेवोल्यूशन हुआ है, कलर रेवोल्यूशन हुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसके हिसाब से। देन एलिमेंट क्या होता है नेशनल पार्क का? ज्योग्राफी। जितना बड़ा ज्योग्राफी उतना आपका एक बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल रशिया, उसके पास रिसोर्सेज है और साइज मैटर करता है। छोटे कंट्री के पास पावर कम होता है। देर इज अ फॉर एग्जांपल मॉरिशस, मालदीव, दे हैव टू डिपेंड ऑन द नेबर। लोकेशन इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो ब्रिटेन थे, ब्रिटेन के ब्रिटेन और फ्रांस में सबसे पावरफुल नेवी किसके थे? तो ब्रिटेन के थे। क्यों? ब्रिटेन वॉज आइलैंड कंट्री, तो नेवी होना जरूरी था। दैट इज वाई नेवी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ब्रिटेन और उनका जो सुपर पावर बना कैसे एज कम्पेयर टू फ्रांस। फ्रांस के कॉन्टिनेंटल आर्मी थे, तो कहीं ना कहीं नेपोलियन को भी दिक्कत हुआ। तो लोकेशन मैटर्स, इवन क्लाइमेट मैटर्स कि आपका क्लाइमेट है उसके हिसाब से पॉलिसीज होता है। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि इंडिया को जो स्टेप लेना चाहिए विद रिगार्डिंग टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है एज कम्पेयर टू मंगोलिया और बाकी सब कंट्री, क्योंकि इंडिया इज मोर वर्नेबल दैन अदर कंट्रीज। तो ये एक एग्जांपल है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से बोल सकते हैं कि नेशनल पावर आपके पास होता है कि आप कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट एंड ऑल्सो टू अचीव सिक्योरिटी इन ऑल डायमेंशंस। दूसरा बोल सकते हैं एक्चुअल पावर, पोटेंशियल पावर। एक्चुअल पावर जिसके पास है, किसके पास है एक्चुअल पावर? तो फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ हार्ड पावर बोल सकते हैं एक्चुअल पावर। पोटेंशियल पावर कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये कंट्री पोटेंशियल पावर बन सकता है, वो एक फॉर एग्जाम्पल इंडिया बोलते हैं, इंडिया को बोला जाता है कि मिडिल पावर है, आने वाले समय में एक ग्लोबल पावर बन सकते हैं। फिर अलग अलग कीवर्ड है सुपर पावर की। सुपर पावर का मीनिंग डायरेक्टली होता है कि इट द कंट्री हैज द एबिलिटी टू इंटरवीन इनटू द टू सिक्योर इट्स इंटरेस्ट बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड पावर इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन वन डे या फिर विद इन कुछ घंटे के अंदर में। वो सुपर पावर होता है। उनके पास एबिलिटी है कि हर एक फील्ड में वो इंटरफेयर कर सकते हैं, आप अपने नेशनल इंटर प्रोटेक्ट करें। अभी के हिसाब से सुपर पावर सिर्फ एक ही है, यूएस है। ग्रेट पावर अलग अलग कंट्री है, रशिया है, चाइना है, इवन इंडिया भी ग्रेट पावर नहीं है, मिडिल पावर है, वो बनने जा रहे हैं ग्रेट पावर। ग्रेट पावर के लिए तीन चीज़ चाहिए होता है। एक आपके पास मिलिट्री पावर होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल पावर होना चाहिए, और इवन आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। इसमें इंडिया के पास है नहीं। इंडिया दो तीनों चीज़ में नहीं है। फॉर एग्जांपल डेटा ऑयल में हम लोग डिपेंडेंसी है, इवन मिलिट्री में भी डिपेंडेंसी है रशिया और यूएस, इसराइल, बाकी से फ्रांस, बाकी सबसे। और तीसरा चीज़ कि आपके पास एक जो कैपेसिटी है टू इंटरवीन या टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट वो लिमिटेड है इन द इंडियन ओशन। अभी हम लोग लैटिन अमेरिका बात नहीं करते, बाकी जगह बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ सॉफ्ट डिप्लोमेसी को, हार्ड पावर का भी बात नहीं करते। स्मॉल पावर अदर कंट्रीज हो गए जो छोटे होते हैं, फॉर एग्जांपल नेपाल हो गए, बाकी सब हो गए। फिर अलग टाइप का पावर होता है हार्ड पावर, यूज ऑफ मिलिट्री,
सॉफ्ट पावर, यूज ऑफ कल्चर, मीडिया, डिप्लोमेसी, फिर साइकोलॉजिकल पावर, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, सॉफ्ट पावर। स्मार्ट पावर होता है कि यूज ऑफ हार्ड प्लस सॉफ्ट इज स्मार्ट पावर, जोसेफ नाई ने बताया। फिर शार्प पावर है, शार्प पावर है यूज ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। फॉर एग्जाम्पल रशिया इन्फ्लुएंसिंग इन द यूएस इलेक्शन, वहाँ शार्प पावर का एग्जाम्पल आता है। कैसे आप दूसरे कंट्री के अंदर में अपने जो लेजिटिमेसी है वो इंक्रीज करें। फॉर एग्जाम्पल यूएस इज अ शार्प पावर। कैसे? यूएस के जो ट्रेंड्स होते हैं, चाहे वो कपड़े के ट्रेंड्स हो, गाने के ट्रेंड्स हो, चाहे वो फूड के ट्रेंड हो, इटली से पिज़्ज़ा उठा करके उसको ग्लोबलाइज किया गया थ्रू डोमिनोज। यूएस के पास में स्मार्ट पावर है, इटली नहीं कर पाया लेकिन यूएस कर पाया। तो वैसे ही हर एक कंट्री का अपना स्मार्ट, इंडिया का साफ पावर है कुछ कुछ एस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के अंदर में कर सकते हैं डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन रिगार्डिंग बालूचिस्तान एक्सेट्रा। देन फास्ट पावर इज अडेप्टेशन ऑफ द कंट्री टुवर्ड्स चेंज। फॉर एग्जांपल आने वाले इस वक्त में 5th जनरेशन वॉरफेयर बात करते हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर बात करते हैं, एआई का रोल होगा, ड्रोन्स का रोल है, फिर न्यूरा लिंक का बात हो रहा है, 6G का ही बात कर रहे हैं, 5G का बात हो गया, आईओटी का बात होता है, एमएल का बात होता है, हम लोग सेमी कंडक्टर का बात करते हैं। तो हर जगह देयर इज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब वो चेंज टेक्नोलॉजी को जो जल्दी अडॉप्ट कर सके वो फर्स्ट पावर है। जो अडॉप्ट नहीं कर पाया, अकॉर्डिंग टू डार्विनियन प्रिंसिपल, वो रेस में रह नहीं सकता, वो पिछड़ा पिछड़ा हो जाएगा, फिर एक तरह से पीछे चल जाए। तो देन अब इसी से रिलेटेड होता है बैलेंस ऑफ पावर। तो जो भी हम लोग पावर पर नेशनल पावर, इट इज फ्रॉम द इनसाइड आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल कंट्री के अंदर में आके बैठ के आप देख रहे दुनिया को, तो नेशनल पावर हो गया। बैलेंस ऑफ पावर हो गया कि अब इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज फ्रॉम अबव, कंट्री कंट्री रिलेशनशिप के बीच में, या फिर आउटसाइड से आप देख रहे हो कंट्री के। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंसिंग होता है। इंटरनल बैलेंसिंग कब होता है? जब if you are increasing the capacity or capability of the country with regarding to national power, security, military, हर एक एस्पेक्ट में। तो इंटरनल बैलेंसिंग एग्जाम्पल इंडिया ऑप्टिंग फॉर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एंड इवन जो पोखरन मेंटेन टेस्ट किया, स्माइलिंग बुद्धा हो गया, तो वो एक तरह से एक्ट ऑफ बैलेंसिंग था, इंटरनल बैलेंसिंग था अगेंस्ट चाइना। लेकिन अगर बोलें कि एक्सटर्नल बैलेंसिंग मतलब कि कंट्री अंदर में तो करेगा बैलेंसिंग, अंदर में आप कैपेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एट द सेम टाइम जो कंट्री है दे विल लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ द अलायंसेस और ट्रीटीज। फॉर एग्जाम्पल स्वीडन ऑप्टिंग फॉर नाटो मेंबरशिप इज द एक्ट ऑफ अ एक्सटर्नल बैलेंसिंग टू हेज अगेंस्ट रशिया, वो हो गया एक्सटर्नल बैलेंसिंग। तो ये दो एस्पेक्ट है। मॉर्गन थ्रू बात करते हैं विथ रिगार्डिंग टू बैलेंस ऑफ पावर, अलग अलग उन्होंने डायमेंशन दिया। हम अगर इंडिया के हिसाब से बात किया जाए तो इंडिया में जो बैलेंस ऑफ पावर है ना साउथ एशिया, इट इज स्क्यूड टुवर्ड्स इंडियन रीजन, इंडिया के तरफ में। सिमिलरली इन द नॉर्दर्न अमेरिका, अमेरिका की तरफ में, इन एशिया चाइना की तरफ में। तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर है, इट इज नॉट अ इक्वल बैलेंस, इट इज समटाइम्स स्क्यूड। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कहीं ना कहीं। और कभी कभी हो सकता है कि पॉलिटिकली इक्वल हो सकता है लेकिन लीगली मिलिट्री इक्वल नहीं हो सकता है। तो और प्लस ये स्टैटिक नहीं है कि एक बार जब बोल दिए बैलेंस है तो हो सकता है। लॉन्ग टर्म में डायनेमिक, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिविजनिस्ट पावर। फॉर एग्जांपल 1990 के बाद में यूएस वाज कंसिडर्ड एज अ सोल हेजेमन इन द वर्ल्ड, लेकिन वापस से 2008 के बाद से बीजिंग became a challenger to US super challenger to the US hegemony in the world। तो रिविजनिस्ट पावर बोल जाते हैं यूएस चाइना को। तो बोल सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर है इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस। फर्दर जो एग्जांपल इंडिया लेते हैं तो महाजनपदास वाज एग्जांपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। इवन यूरोप के हिसाब से बात करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप आफ्टर मैटरनिक सिस्टम, जिसमें हर एक कंट्रीज कंजर्वेटिव कंट्रीज थे एंड देयर जो किंग्स थे दे वर ट्राइंग टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल वैल्यूज अगेंस्ट द न्यू फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वैल्यूज, so that they collaborated with each other and they defeated Napoleon in the Battle of Waterloo। तो बैलेंस ऑफ पावर वो हो गया। फिर दूसरा बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर लीग्स ऑफ नेशन में, कि यूएस ने सपोर्ट नहीं किया था, लीग ऑफ नेशन से बाहर हो गए थे, लेकिन लीग ऑफ नेशन ने बैलेंस ऑफ पावर, लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि
कंट्री के बीच में जो इंटरनल बैलेंसिंग है वही सेम नहीं। इवन इन यूएन के अंदर में बैलेंस ऑफ पावर है, यूएन इन्फोर्स करते हैं, लेकिन क्या आज दिखता है बैलेंस ऑफ पावर? नहीं, क्योंकि जो यूएस है इट कैन टेक अ यूनिलैटरल डिसीजन, फॉर एग्जांपल इंटरवेनिंग इनटू वियतनाम वॉर, as well as in अफगानिस्तान 2001 2003 इराक वॉर। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस ऑफ पावर है वो रियल लाइफ में बोल नहीं सकते सक्सेसफुल उतना है। तो सक्सेसफुल होने के लिए देयर हैज टू सर्टेन काइंड ऑफ अ पावर पॉलिटिक्स, जो अनहस्ट बात करते हैं। देयर हैज टू बी स्टेबिलिटी विद द यूज ऑफ अलायंसेस। दैट इज वाई अलायंसेस का रोल आता है। फॉर एग्जाम्पल नाटो अलायंस कैसे बैलेंस कर रहा है, एग्जाम्पल यूएनएससी का रोल है। फिर एग्जाम्पल बोल सकते हैं क्वाड का रोल है टू बैलेंस द चाइना इन दैट रीजन। फिर बोल सकते हैं जीसीसी का रोल है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का रोल है। फिर सार्क नहीं बोल सकते, एससीओ का रोल है, संघाई कोऑपरेशन, तो वो कैसे बैलेंस करता है। सो दैट क्योंकि यूएन के अंदर में सबका इक्वल वोटिंग है, हर एक कंट्री के इक्वल वोटिंग है यूएनजीए के, लेकिन पावर प्ले में सबका डिफरेंट है। एक मालदीव का भी इक्वल वोटिंग है, मालदीव का पावर और यूएस का पावर दोनों डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं जो रियल लाइफ में बैलेंस ऑफ पावर इज अ वेरी यूटोपियन, और इसको इन्फोर्स होने के लिए लिबरल आइडियलिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। बैलेंस ऑफ पावर से एक की कॉन्सेप्ट आता है डेटरेंस। डेटरेंस फॉर एग्जांपल उसका एक एग्जांपल न्यूक्लियर डेटरेंस। डेटरेंस हर एक तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि वॉर में भी अगर आपके पास कैपेसिटी है तो इन स्टिल ह्यूज डैमेज, तो इट कैन एक्ट एज अ डेटरेंस। एग्जांपल ताइवान चाइना के बीच में पोर्कुपाइन स्ट्रेटजी है ताइवान का, तो इट एक्ट्स एज डेटरेंट टू चाइना अटैक इन ताइवान। फर्दर बोल सकते हैं कि जो जोग्राफिकल लोकेशन का डिटरेंस होता है, इंडिया चाइना के बीच में हिमालयन रीजन हो गया, इंडियन ओशन एक ऐसा डिटरेंट प्रोवाइड करता है टू द इन्वेजन फ्रॉम द साउथ, नहीं हो सकता साउथ से इन्वेजन। तो लेकिन जो एक मैन मेड डिटरेंट हो गया, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर डिटरेंस हो सकता है, कुछ टेक्नोलॉजिकल डिटरेंस हो जाता है। यूएस के पास है स्विफ्ट है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ, दैट क्रिएट डिटरेंस कि आप उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा इंटरनेशनल ब्रिटेन वुड्स प्रिंसिपल। अगर नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आप पर सैंक्शन लगेगा और आप इट यू विल बी अ पीराया स्टेट, जैसे ईरान को ब्लैकलिस्ट किया गया। तो न्यूक्लियर डिटरेंट का एग्जांपल एक बोल सकते हैं प्रिजनर डिलेमा का एग्जांपल है वो, कि दोनों कंट्री चाह के भी अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि दे आर फोकसिंग मच मोर ऑन इंक्रीजिंग कैपेबिलिटी विद ईच अदर। एग्जांपल पाकिस्तान चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर डिटरेंस हो गया, कि दोनों को मॉडर्नाइज करना पड़ता है न्यूक्लियर एज वेल एज जो डिटरेंस प्रोवाइड करना चाहिए था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो हो नहीं पाया ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि 1999 में कारगिल वॉर भी हुआ, इंस्पाइट ऑफ पोखरन 1998 में भी, और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन था, तब भी डिटरेंस हो नहीं पाया। सिमिलरली रशिया और यूएस के बीच में जो वॉर है वो रुका नहीं, डायरेक्टली वॉर नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली तो हुआ वॉर हर जगह। सीरिया में हो रहा था, बशर से तो सपोर्ट करता है रशिया, लेकिन बाकी जो कोलिशन थे, कुर्दिश मिलिटेंट हो गए, बाकी लोग तो उसको सपोर्ट कर रहे थे यूएस। तो वहाँ वॉर था, प्लस क्रीमिया बोल सकते हैं, यूक्रेन बोल सकते हैं अभी, प्लस लिबिया के अंदर बोल सकते हैं। तो देखा जाता है कि डेटरेंट डायरेक्ट वॉर के लिए डेटरेंट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट वॉर के लिए डेटरेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता न्यूक्लियर वेपन, उसका भी लिमिटेशन है। फिर हम लोग जब बात करते हैं पावर्स का, तो पोलैरिटी ऑफ पावर है अलग अलग। यूनिपोलर वर्ल्ड यूएस लेड, बाईपोलर वर्ल्ड उसमें दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रिक्ट बाईपोलर जो अभी कोई एग्जिस्ट नहीं कर पाया। स्ट्रिक्ट बाईपोलर तभी हो सकता है जब सब कोई स्ट्रिक्टली सपोर्ट करे वन पार्ट दूसरे पार्ट के अगेंस्ट में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इंडिया का स्टैंड नैम प्रिंसिपल के थ्रू था, वो एक तरह से डिफ्यूज बाईपोलर था। लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड इट इज अ पावर प्ले ऑफ सेवरल कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया बोलता है मल्टीपोलर वर्ल्ड के, रशिया, इंडिया, चाइना, यूएस, यूके लेड ईयू एक्सेट्रा मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। देन फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड वी नीड मोर फोकस ऑन ट्रांसनेशनल एक्टर, जैसे हम लोग सर्विस लेड कंपनी से बात करते हैं, टीसीएस की बात करते हैं, गूगल, अमेजन वेब सर्विसेज एज वेल एज एप्पल हो गया। ट्रांसनेशनल उनका क्या रोल, इतना डिपेंडेंसी बढ़ जाता है दूसरे कंट्री के अंदर में कि वॉर होना बहुत मिनिमम चांस होता है। इन इंस्पायर्ड ऑफ सच
बोल सकते हैं कि राइवलरी बिटवीन चाइना एंड यूएस, लेकिन वॉर अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दे आर इंटरडिपेंडेंट। तो इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी जो हम लोग लिए थे पिछले बार, तो वो बात करते हैं कि इतना इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं सेमीकंडक्टर में, डेली यूज प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजी में, कि वॉर पॉसिबल नहीं। एमएनसीज का रोल यहाँ पर आता है, सिविल सोसाइटी का रोल आता है, एनजीओ का रोल आता है। देन लास्ट की कॉन्सेप्ट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी आज से नहीं था, पहले से है। फॉर एग्जाम्पल मेटरनस सिस्टम की बात कर सकते हैं हम लोग। कलेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट आता है अगेंस्ट द नेपोलियनिक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। आज के हिसाब से बोला जाए तो नाटो, यूएन यूएनएससी हो गया, कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नाटो का जो आर्टिकल 5 है, इट प्रोवाइड्स कलेक्टिव सिक्योरिटी। जीसीसी की बात करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के, तो अलग अलग प्रिंसिपल है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी और बैलेंस ऑफ पावर के बीच में क्या फर्क है? तो बैलेंस ऑफ पावर इज बेसिकली balancing of act or even national interest between the countries. Collective security provides balance of power through use of treaties, convention. लेकिन बैलेंस ऑफ पावर जरूरी नहीं कि हर बार ट्रीटी हो उसके अंदर में, इट कैन बी अ जस्ट अ थ्योरी। दूसरा बोल सकते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंदर में आर्म्स यूज होता है, हार्ड पावर यूज होता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर के अंदर में हर एक डायमेंशन यूज हो सकता है। बैलेंस, टेक्नोलॉजिकल बैलेंस ऑफ पावर, इकोनॉमिक। तो प्री यूएन के अंदर में लीग ऑफ नेशन थे। यूएन के बाद से यूएन पीस कीपिंग फोर्स, यूएनएसको, आईसीजे, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गए, आईएमएफ हो गए। तो हर एक एस्पेक्ट में जो इतना कोलैबोरेशन बढ़ गया वर्ल्ड के अंदर में, एक तो लिबरल इंटरनेशनल सेंटिमेंट फैला। एट द सेम टाइम जो कंट्री के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर था, इट बिकम मोर एंड मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसएसआर लेड था, कहीं ना कहीं यूएस लेड थे, दोनों के बीच में न्यूक्लियर बैलेंस ऑफ पावर थे और न्यूक्लियर डिटरेंस था। एट द सेम टाइम नाम भी काम कर रहे थे। आफ्टर 1990s यूएस बिकेम अ वर्ल्ड हेजेमन, लेकिन उसके बाद से वापस से देयर वाज अ राइज ऑफ ईयू मास्टर ट्रीटी के अंदर में। ईयू के बाद फिर चाइना राइज हुआ, और कहीं ना कहीं अभी हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर हमेशा से रहा है, इट इज चेंजिंग, इट इज कीपिंग ऑन चेंजिंग रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस। तो current situation of the world capitalist economy we have discussed in the part of globalization. तो we can say कि all these things, the national interest, balance of power, then बोल सकते हैं कि पावर्स, सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी, दे बिकम पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। और इंटरनेशनल रिलेशन एक पार्ट है ग्लोबलाइजेशन का। इंटरनेशनल रिलेशन इज अ की रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन इज अ बिग थिंग। उसके अंदर में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो गया, कल्चर हो गया, सिविलाइजेशन हो गया, और एक टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रेड हो गया, हर एक एस्पेक्ट आता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर में। तो वी कैन जस्ट कंक्लूड, वी हैव फिनिश्ड whole theory part of the IRS. So ideas and the flow that we saw, it's really appreciating and interesting. So Mansi, what would you like to say with respect to an overall understanding and bringing some key vocabulary points? So overall discussion was like smooth and उसको जो जैसे मतलब deconstruct किया तो that helped in understanding की how things have evolved also. And स्पेसिफिकली सर इंटरनेशनल रिलेशन में लाइक जो हम जनरल पॉइंट्स बात करते हैं उसके अलावा बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल बैलेंसिंग या इंटरनल बैलेंसिंग के रिगार्डिंग, और कैसे माइक्रो क्या टैक्टिक्स है उसके पीछे या हमारी क्या सोच है। तो आई गॉट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इन दैट। एंड सर एक क्वेश्चन है मेरे पास औशिक के लिए कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने इम्पैक्ट किया है इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस को, कि वो कैसे पॉजिटिवली हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन ने इम्पैक्ट किया इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन को? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, देखूंगा मैं ये कैसे बोलता है। तो पहली बात सर, जो और ग्लोबलाइजेशन, बोलिएगा ऐसे, बोलिएगा ऐसे कि वो एक आंसर और थिंकिंग का स्ट्रक्चर निकल के आए। हाँ सर, ग्लोबलाइजेशन इज अ डायनेमिक of relation between the trade and people to people contact etc. India's का relation का change हुआ over the time because it has helped India पॉजिटिवली और नेगेटिवली। कुछ एस्पेक्ट है तो बहुत पॉजिटिव बात करते हैं। पहले बात कि इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्टिसिपेट करने का मौका मिला इंडिया को। फॉर एग्जांपल यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, उसके अंदर में इंडिया अपना स्टैंड रख सका, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप प्रोवाइड कर सका ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो बूम हुआ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। प्लस जो एफडीआई पॉलिसी जो इंडिया में आया है वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हुआ।
हम लोग का डोमेगोलिक डिविडेंड को हम लोग यूज कर रहे हैं आज ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट किया इंडिया को वेदर वेरियस एस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल कल्चरल हेजेमनी इंडिया के अंदर आता है, ओवर हम लोग बोलते हैं एमएनसी डोमिनेटेड कैपिटलिस्ट सिस्टम रादर देन फोकसिंग ऑन सोशलिस्ट अप्रोच, वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू है। फिर इनइक्वालिटी बढ़ा है कहीं ना कहीं, और बिलियनर राज का कॉन्सेप्ट लेते हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू है। और बोल सकते हैं कि जो ट्राइबल आर्ट फॉर्म है इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहा है, और फिर लोकल लैंग्वेजेस और कल्चर वो कहीं ना कहीं डिप्लीट हो, मेन स्ट्रीम का पार्ट हो रहा है, होमोजनाइजेशन हो रहा है, वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को अगर सही यूज़ करना है तो जी लोकलाइजेशन में फोकस करना चाहिए, उसके लिए हम लोग हर एक कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए हर एक फील्ड के अंदर में, तभी हम लोग उसको पॉजिटिव ले सकते हैं। और कोई क्वेश्चन उठाना है सर? मैं ये कहना चाहूंगा कि वी आर टेकिंग अप क्वेश्चंस आल्सो, हमारे पास अभी हैं, वी हैव क्वालिटी फॉर मोर देन 4 minutes remaining. Globalization in the last 2 decades had been providing dynamics to Indian international relations. Being a developing country, we could voice for global south because of globalization and technology, and also because of the access. Globalization also gave us to be more aspirational, to be more ambitious, and not to do same mistakes what the world had been developed world had done in terms of industrialization. So our foreign policy in last 10 years, it is trying to pick up the best of our roots, culture, and civilizational ideas, learning from consumerism and materialistic past of the West. We are obviously moving ahead, and as we can say by 2047, we can be same powerful and one of the largest economies like the way we were in the 13th and 14th centuries. So what Ashik said was very true, but it was a micro part. That is very true. But as I said, structure में अगर हम कहेंगे तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को आगे ड्राइव करने वाला यूपीआई भी है, आगे ड्राइव करने वाला हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आगे ड्राइव करने वाला डायरेक्ट जो है हमारा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो वो है, हमारा आईटी वर्क फोर्स है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो लाइबिलिटी नहीं बनेगा, बिकॉज इंडिया का जो उसका सेल्फ ड्राइविंग जो पावर है ना उसका वो बहुत जबरदस्त है। अनएम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी यहाँ पर जॉइंट फैमिलीज हैं, सब कुछ के बावजूद भी पॉजिटिविटी की बात है, नौकरी सबको चाहिए और एक डिग्निटी पूर्ण लाइफ सबको चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बावजूद भी हम पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं। समाज जो है वो एंटी जिसे कहते हैं एंटी पॉजिटिविटी की तरफ अभी इतना नहीं, हमारा हमारा बहुत बड़ा है 1 पॉइंट, जैसे कि अभी हमने पहले बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर कैसे रहेंगे, तो बहुत अच्छा बोला था कि भाई इतने सारे लोग हैं, 1.4 बिलियन मजाक नहीं होता, आधा वर्ल्ड समझ आएगा, 1/6 तो ह्यूमैनिटी के हम बोलते ही हम हैं, और साउथ एशिया को पूरा ले लोगे तो पूरा वर्ल्ड ही आ गया इधर। तो इसीलिए स्मार्ट वर्क चाहिए, राइट फ्रेजेस चाहिए, राइट अप्रोच चाहिए। अगर एक क्वेश्चन सचिन आप भी जल्दी से कुछ बोलिए अगर आपको कहना है तो। अच्छा तो सर उसके पीछे तो माइंड सेट जो रीजन रहता है वो समझ सकते हैं। तो आप रिवीजन मोड में जाइएगा, सुनिएगा। तो अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी एंड पावर, उस पर हमने पहले ही बात की है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बैलेंस ऑफ पावर और डिफरेंस भी अपने आप में है, थियोरिटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। लेकिन चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, क्रिटिकली असेस द चेंजिंग नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो जल्दी से 1 मिनट में आप क्या कीवर्ड्स के साथ बताएंगे? तो नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था पहले जोग्राफिकल और जो बेसिक टूल को अचीव करना, बेसिक थिंग, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी कलेक्टिव सिक्योरिटी डिलेमा हो गया, या फिर आपको रिसोर्स है नेचुरल, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी है इवॉल्व, कैसे चीज इवॉल्व हो रहा है उसमें कॉन्सेप्ट आता है क्लाइमेट सिक्योरिटी भी इसका पार्ट हो गया है, प्लस फूड आ गया इसके अंदर में। फिर धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल से साइबर सिक्योरिटी की बात है, तो देयर इज अ चेंज इन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम द वेरियस लेंसेज, स्ट्रक्चर फंक्शनल लेंसेज हो सकते हैं, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की बात कर सकते हैं रिगार्डिंग जेंडर सिक्योरिटी, और सब एक ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है। तो सेवरल ऑथर्स आर्स मॉर्गन थ्यू बात कर सकते हैं, कैनेथ वॉल लेके आ सकते हैं, एडिसेंट अमर्त्य सेन आ गया उसमें, एडवर्ड सैड आ गया, कि गायत्री स्पीवाक हो गया, उनका जो कमेंट्री है विद रिगार्डिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी। और आगे में इंडिया के जो ऑथर वो भी ले लेंगे परसों बेस्ट।
ठीक है, औशिक ने एक स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की। जब आदमी खुद पढ़ता है उसको समझेगा तो आई थिंक उसको बेटर रिलेट करेगा। बट आई थिंक इट वाज मीनिंगफुल एंड अ क्विक ओवरव्यू टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये चीजें ऑपरेट कैसे करती हैं, किस स्फीयर में ऑपरेट करती हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट सेशन वेरी सून in a continuation of like string of pearls, or you can say, you know, like the kind of a kind of a encircling that we are trying to do.